फैक्ट्री किस तरह से काम करती है? खैर, एक फैक्ट्री जो कई चीजों का निर्माण करती है, वो कई काम करती है, जैसे असेंबल करना, मॉडिफाई करना, पैक करना और फिर निर्माण की गई चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। इसी तरह का प्रोसेस सेल में भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक एक ऑर्गेनेल फैक्ट्री की तरह ही काम करता है, जो कुछ जरूरी पदार्थ बनाता है, जबकि गॉल्गी एपरेटस नामक दूसरा ऑर्गेनेल पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल में सीखना शुरू करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखता है? बस एक लंबी ट्यूब को इमेजिन कीजिए जो कि एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। ये ट्यूब न्यूक्लियस के चारों तरफ है और ये सेल में से बाहर की ओर मूव होती है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सभी ट्यूब एक जैसे नहीं दिखाई देती हैं। इस नेटवर्क में दो अलग अलग प्रकार की ट्यूब्स हैं। ट्यूब के इस हिस्से पर कुछ पदार्थ जुड़े हुए हैं, जबकि दूसरी वाली प्लेन ट्यूब है। इन ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर को राइबोसोम्स कहते हैं। जिन ट्यूब में राइबोसोम जुड़ा होता है उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जी हाँ, अगर ट्यूब से राइबोसोम जुड़े हों तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में रेफर करते हैं। और उस ट्यूब का क्या जिनसे राइबोसोम्स अटैच नहीं है? खैर, रफ का ऑपोजिट क्या है? जी हाँ, स्मूथ। तो इन ट्यूब्स को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब के सरफेस पर राइबोसोम की मौजूदगी दर्शाता है और स्मूथ दर्शाता है कि सरफेस समान है। खैर, ये दोनों ही ट्यूब पूरे सेल में एक नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क किस लिए है? ये स्लाइड की तरह दिखते हैं, जो पूरे साइटोप्लाज्म में कुछ चीजों की मूवमेंट में सहायता करते हैं। इसी कारण ये ऐसे पाए जाते हैं। लेकिन इस फैक्ट्री का सबसे जरूरी काम क्या है? ये क्या बनाती है? और ये राइबोसोम्स किस लिए जुड़े हैं? चलिए अगले वीडियो में देखें। हमने हमारे पिछले वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की थी। इसी ऑर्गेनेल पर हम ध्यान देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री की ही तरह काम करता है, जो कुछ जरूरी चीजें बनाता है, हम ये जानते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रमुख प्रकार हैं। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तक हम जान चुके हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब की सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। दूसरी ओर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्लेन सरफेस होती है। इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं कि ये दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वास्तव में क्या करते हैं। आइए हम इन दोनों यानी कि स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, क्या आप मुझे बता सकते हैं राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? खैर, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के साइट्स हैं। इसका मतलब है कि वो जगह जहां प्रोटीन वास्तव में बनते हैं। तो क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है? ये कुछ हद तक सही है। खैर, प्रोटीन की एक प्रॉपर और स्पेसिफिक शेप होती है। इसका मतलब है कि जो लाइनर चेन बनती है उन्हें सही से फोल्ड होना होगा। ये प्रोटीन चेन्स सिस्टर्नी यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये ट्यूब्स इनके थ्रू पास होते वक्त फोल्ड हो जाती हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स, लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू मूव होकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। अब अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का कुछ पार्ट बनाने में हिस्सा लेता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये फैट मॉलिक्यूल बनाने में मदद करता है, या ये केवल लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है? कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। तो जो पदार्थ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनते हैं, वो अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शरीर के अलग अलग सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो अलग अलग तरीकों से काम करते हैं? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। जी हाँ, और इस प्रोसेस का एक दिलचस्प नाम है, इसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं।
तो अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रमुख फंक्शंस को जल्दी से दोहराते हैं। ये सबसे पहले फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद करता है। ये कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स को भी सिंथेसाइज करता है, जो एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। कुछ केसेस में ये सेल को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। आखिर में ये कुछ मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है, जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। हालांकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग-अलग सेल में अलग होते हैं। उनका प्रमुख काम प्रोटीन के लिए ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करना होता है। वो सेल के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इस तरह वो सेल के बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में काम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने सभी प्रोटीन्स, लिपिड्स और अन्य मॉलिक्यूल्स हमेशा सेल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं? जी नहीं, यहाँ बने प्रोटीन्स को दूसरी जगहों पर भी भेजा जाता है। चलिए हमारे अगले वीडियो में देखें ये कैसे किया जाता है। हमने देखा है कि एक फैक्ट्री किस तरह से काम करती है। एक फैक्ट्री जो कई चीजें बनाती है, वो कई काम करती है, जैसे असेंबल करना, मॉडिफाई करना, पैक करना और फिर बनाई गई चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। और एक सेल के फंक्शन को समझने के लिए हम यही एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक ऑर्गेनेल एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, जो कुछ जरूरी पदार्थों का निर्माण करती है, जबकि गोल्जी अपैरेटस नामक दूसरा ऑर्गेनेल पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करता है। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर और वर्किंग को देख चुके हैं। अब हम अगले ऑर्गेनेल को देखते हैं, जो है गोल्जी अपैरेटस। इस यूनिट को सेल का मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग यूनिट कहते हैं। इस अपैरेटस का नाम कमीलो गोल्जी के नाम पर रखा गया है, जो कि गोल्जी अपैरेटस को डिस्क्राइब करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने इंडिविजुअल नर्व सेल को स्टेन करने का एक क्रांतिकारी तरीका ढूंढा और सेल के स्ट्रक्चर की पढ़ाई की। जिस सेल ऑर्गेनेल पर उन्होंने फोकस किया वो गोल्जी अपैरेटस था। लेकिन ये ऑर्गेनेल कैसे दिखते हैं? क्या आपने कभी पिचके हुए गुब्बारे देखे हैं? गोल्जी अपैरेटस एक दूसरे के पैरेलल में रखे गए पिचके हुए गुब्बारों की तरह दिखता है। यहाँ पर ये चीजें क्या हैं? इनमें से हर एक को वेसिकल कहते हैं और स्टैक में रखे हुए इन वेसिकल्स को सिस्टर्ने कहते हैं। ये सभी एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। ये ट्यूब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो इससे जुड़ी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज किए गए मटेरियल को पैक करके अलग अलग जगहों पर भेजना पड़ता है। कल्पना कीजिए एक सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए गोल्जी बॉडी में जाते हुए ये सिस्टर्ने के अंदर इनमें से एक वेसिकल के जरिए जाएगा। ये फिर इन सिस्टर्ने से गुजरकर मॉडिफाई होगा। पैक हो जाने पर प्रोटीन को टारगेट डेस्टिनेशन पर फिर भेजा जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से भेजे गए पदार्थों को गोल्जी अपैरेटस जमा करता है, थोड़ा मॉडिफाई करता है और पैक करता है। लाइसोसोम्स के निर्माण में भी गोल्जी यूजफुल होता है। जरा रुकिए, अब ये लाइसोसोम्स क्या है? चलिए हमारे अगले वीडियो में उनसे परिचित होते हैं। बार हानिकारक कीटाणु हमारे घरों में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे समय पर हम क्या करते हैं? हम किसी भी तरह के खतरनाक इन्फेक्शन से बचने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। ये आमतौर पर पेस्टिसाइड्स की मदद से किया जाता है। पेस्टिसाइड्स अनचाहे और खतरनाक कीटाणु को मारकर हमारी मदद करते हैं। सेल्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि उनके पास पेस्टिसाइड का एक बैग होता है? खैर, ये कुछ हद तक सही है। सेल्स के अंदर एक स्पेशल स्टोरेज ऑर्गेनेल होता है। इस ऑर्गेनेल में केमिकल्स होते हैं जो सेल में बनने वाले या तो सेल के बाहर से आने वाले टॉक्सिन को नष्ट करते हैं। क्या आपको पता है इस ऑर्गेनेल को क्या कहते हैं? इसे लाइसोसोम कहते हैं। चलिए हम इस वीडियो में इस दिलचस्प ऑर्गेनेल को समझते हैं। हर एक सेल बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनाता है
और कुछ वेस्ट हानिकारक भी हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि सेल को साफ करने के लिए हमें एजेंट्स की जरूरत है? इतना ही नहीं बल्कि सेल को कई बाहरी पार्टिकल्स का भी सामना करना पड़ता है जो अंदर आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से सेल इन हानिकारक पदार्थों से छुटकारा पाता है? आपने सही गेस किया। यहाँ लाइसोसोम्स वो ऑर्गेनेल्स हैं जो काम आते हैं। लेकिन वो क्या है जो लाइसोसोम्स की मदद करता है इस बचाव कार्य को करने में? असल में लाइसोसोम्स एंजाइम्स का एक बैग होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर सकता है। तो कई सारे अलग अलग एंजाइम्स मिलकर लाइसोसोम्स बनाते हैं, पर ये ज्यादातर हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं और उन्हें बेकार कर देते हैं। तो जब कभी बैक्टीरिया जैसी फॉरेन बॉडी सेल पर हमला करती है या फिर जब भी पुराने ऑर्गेनेल खराब होते हैं, तब लाइसोसोम्स एक्टिव हो जाते हैं। वे टारगेट बॉडी को अपने अंदर निगलकर उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। कभी कभी सेल अचानक से अपना कंट्रोल खो देता है और अजीब सा बर्ताव करने लगता है। अगर ऐसे समय पर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो हो सकता है कि नजदीक के सेल्स भी डिस्टर्ब हो जाएं। तो लाइसोसोम सेल को कंट्रोल करने में कैसे मदद करते हैं? खैर, वो इसे किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं। ऐसे केस में लाइसोसोम्स बस फट जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। उनके फटने की वजह से सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। इससे सेल नष्ट हो जाता है क्योंकि सेल के सभी कंटेंट्स को एंजाइम्स निगल लेते हैं। क्योंकि लाइसोसोम्स जरूरत पड़ने पर सेल को मारने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब इन सभी कामों को करने के लिए सेल को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? चलिए हमारे अगले वीडियो में सेल के पावर हाउस से परिचित होते हैं। हमें एक नए शहर की प्लानिंग का काम दिया गया है। आवश्यकताओं की लिस्ट में क्या शामिल होगा? एक मेडिकल केयर सेंटर, मार्केट एरिया, गार्डन, शॉपिंग सेंटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कई चीजें। इनके अलावा पानी की उचित सप्लाई और एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया सीवरेज सिस्टम आवश्यकताओं के चार्ट में सबसे ऊपर होगा। जरा ठहरिए, क्या हम कोई जरूरी चीज भूल रहे हैं? हर घर को ठीक से काम करने के लिए क्या पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। पावर सप्लाई आज हर घर की सबसे जरूरी आवश्यकताओं में से एक है। इसके बिना महत्वपूर्ण और उपयोगी चीजों का इस्तेमाल संभव नहीं है। इसी तरह हमारे सेल्स में ऑर्गेनेल्स को काम करने के लिए एनर्जी की सप्लाई लगातार होनी चाहिए। तो कौन सा ऑर्गेनेल जिम्मेदारी लेता है इस एनर्जी को सप्लाई करने की? जी हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल को सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये उन मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है जो सेल के काम आने वाली एनर्जी के रूप में होते हैं। पहली बात, काम आने वाली एनर्जी के रूप में। इसका क्या मतलब है? खैर, मान लीजिए कि हम एक दुकान से कुछ खरीदना चाहते हैं। सामान के बदले में हम दुकानदार को क्या देंगे? क्या हम उसे सिर्फ कागज के टुकड़े दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सही करेंसी नोट्स देते हैं, ना कि सिर्फ कागज के टुकड़े। हालांकि दोनों कागज से बने हैं, लेकिन करेंसी नोट्स वैल्यू के स्टैंडर्ड रूप हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये करेंसी नोट्स यूजेबल फॉर्म्स हैं। अगर वही आकार का कागज दिया जाए तो वो करेंसी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यूज होने योग्य को ही स्टैंडर्ड या करेंसी नोट माना जाता है। इसी तरह हम जो खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, हम ये जानते हैं, लेकिन खाने से मिलने वाली एनर्जी इस्तेमाल होने वाले फॉर्म में नहीं होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स इन एनर्जी मॉलिक्यूल्स को प्रयोग होने वाले मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं। इन्हें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसे एटीपी के रूप में अब्रीविएट किया जाता है। तो क्या ये एटीपी मॉलिक्यूल्स उपयोगी रूप है? जी हाँ, एटीपी मॉलिक्यूल्स के टूटने पर सेल्स एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो सेल का ये पावर हाउस कैसा दिखता है?
माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, बाहरी मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन। बाहर की मेम्ब्रेन पोरस होती है। इसका मतलब है कि ये अपने आर पार मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है। अंदर की मेम्ब्रेन थोड़ी अलग और दिलचस्प है समझने के लिए। इस मेम्ब्रेन में कई फोल्ड्स होते हैं और इसलिए उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इन फोल्ड्स को क्रिस्टे कहते हैं। लेकिन एक बड़े सरफेस एरिया का उपयोग क्या है? एक बड़ा सरफेस एरिया केमिकल रिएक्शन को जनरेट करने वाले एटीपी के लिए एक बड़ी बेस होता है, क्योंकि बड़े एरिया का मतलब है ज्यादा एंजाइम्स जो एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। इस मेम्ब्रेन के अंदर के भाग में एक मैट्रिक्स होती है जिसमें एटीपी के प्रोडक्शन के लिए सभी आवश्यक एंजाइम्स होते हैं। जैसा कि हमने देखा, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस की तरह ही ऑर्गेनेल का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन बना सकता है और अपने आप रेप्लिकेट भी कर सकता है। इसका मतलब है कि ये अपनी कॉपी खुद बनाता है बिना दूसरे ऑर्गेनेल्स पर डिपेंड हुए। अब जब हम इस महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल से परिचित हो गए हैं, चलिए हम लिस्ट में एक और दिलचस्प ऑर्गेनेल पर एक नजर डालें। आइए हम अगले वीडियो में वैक्यूल्स को देखते हैं। सभी को हमारे आसपास साफ सफाई बेहद पसंद होती है। हम अपने डेस्क को, अपने घरों को और अपने आसपास की हर एक चीज को बहुत सफाई से रखते हैं, लेकिन एक ही दिन में बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये सारा वेस्ट कहाँ जाता है? हम अपने घरों और पर्यावरण को कैसे साफ रखते हैं? खैर, हमारे पास डस्टबिन्स हैं जो हमारे प्रोड्यूस किए गए वेस्ट को जमा करने में मदद करते हैं। डस्टबिन्स में सारा वेस्ट जमा होता है जहाँ से उसे डिस्पोजल के लिए आगे ले जाया जा सकता है। हमें वेस्ट डिस्पोजल के महत्व का पता है। कभी सोचा है कि सेल किस तरह से जनरेट हुए वेस्ट को डिस्पोज करता है? क्या उसके पास कोई डस्टबिन है जो वेस्ट को जमा करने में मदद करता है? बिल्कुल, उसके पास है। प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम वैक्यूल है। ये वैक्यूल सेल के लिए स्टोरेज सेंटर की तरह काम करते हैं। ये सेल में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए स्टोरेज सैक्स होते हैं। तो क्या सभी सेल्स में वैक्यूल्स की संख्या और साइज एक ही होता है? खैर, ऐसा नहीं होता। अगर हम प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर करें तो हम दोनों में वैक्यूल्स की संख्या और आकार के बीच के अंतर को देख सकेंगे। प्लांट सेल में बड़े और कम वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में छोटे और ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं। कुछ प्लांट सेल्स के केस में वैक्यूल्स एक सेंटर में हो सकता है जो आधे से ज्यादा सेल के वॉल्यूम पर कब्जा कर सकता है। दिलचस्प है ना? और वो कौन से पदार्थ हैं जो वैक्यूल अपने अंदर स्टोर करते हैं? वेस्ट मटेरियल के अलावा कुछ वैक्यूल्स एमिनो एसिड, शुगर, प्रोटीन और दूसरे पदार्थों को भी स्टोर कर सकते हैं। तो वैक्यूल्स में वेस्ट मटेरियल के स्टोरेज का काम होता है, या कुछ केसेस में कुछ वैक्यूल्स जरूरी पदार्थ भी स्टोर कर सकते हैं। क्या वैक्यूल सिर्फ ये ही सब स्टोर कर सकता है? खैर, अमीबा जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म के कुछ केसेस में स्पेशल वैक्यूल्स भी होते हैं। और ये किस में मदद करते हैं? ये फूड स्टोरेज में मददगार होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अमीबा और पैरामीशियम जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं, जो फूड स्टोरेज में मदद करता है। ये वो फूड वैक्यूल्स हैं मैं जिनकी बात कर रही हूँ। जरा रुकिए, तो फिर ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये भी इन वैक्यूल्स की तरह दिख रहे हैं। क्या ये भी वैक्यूल्स के ही प्रकार हैं? जी हाँ, ये स्ट्रक्चर्स भी वैक्यूल्स ही हैं। उन्हें कंट्रैक्टल वैक्यूल्स कहते हैं। जैसा कि कंट्रैक्टल नाम से पता चलता है, उनमें कंट्रैक्ट या श्रिंक होने की क्षमता होती है। ये वैक्यूल लिक्विड स्टोर करते हैं और जब वो पूरी तरह से भर जाते हैं तो वो कंट्रैक्ट यानी कि सिकुड़कर स्टोर किए गए कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं। वैक्यूल्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रकार के काम करते हैं।
इसलिए ये सभी तरह के सेल्स के लिए जरूरी होते हैं। फूल प्रकृति का एक तोहफा है। उनके उज्जवल और सुंदर रंग हमें और कई अन्य ऑर्गेनिजम्स को आसानी से अट्रैक्ट करते हैं। कभी आपने सोचा है कि फूलों और फलों को उनके उज्जवल और आकर्षक रंग कहां से मिलते हैं? और पत्ते हरे रंग के क्यों होते हैं? प्लांट सेल्स के अंदर कलर बैग्स होते हैं जो अलग अलग भागों को रंग प्रदान करते हैं। जरा रुकिए, क्या प्लांट सेल्स में वाकई कलर बैग्स होते हैं? खैर, प्लांट सेल्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कलर बैग्स की तरह काम करते हैं। इन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं। क्या ये शब्द कभी हमारे सामने आया है? जी हाँ, हमने इस शब्द को कई बार सुना है। तो वास्तव में प्लास्टिड्स क्या होते हैं? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। प्लास्टिड्स कलरफुल ऑर्गेनेल्स होते हैं और इन प्लास्टिड्स को रंग कौन प्रदान करता है? इनके अंदर के पिगमेंट्स रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या सभी प्लास्टिड्स में सभी रंग के पिगमेंट होते हैं? जी नहीं। प्लास्टिड्स को उनमें होने वाले रंगीन पिगमेंट्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। 3 प्रमुख कैटेगरी हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाए जाने वाला मुख्य प्लास्टिड है। तो क्या ये वही है जो पत्तियों को हरा रंग देता है? एकदम सही। क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बाहरी मेम्ब्रेन एक रक्षक की तरह होती है, जबकि अंदर की मेम्ब्रेन अपने अंदर स्पंज की तरह मैट्रिक्स को बंद रखती है। इस मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं, जो कई चीजों को पनाह देती है। क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। यही कारण है कि ये सेल के अंदर दूसरे ऑर्गेनेल्स पर निर्भर ना होते हुए खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। और ये स्टैक जैसे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इन्हें ग्रैना या सिंगुलर ग्रैनम कहते हैं। और ये स्टैक किससे बने होते हैं? ये कई डिस्क से बने होते हैं, जिन्हें थैलाकॉइड्स कहते हैं। हर एक थैलाकॉइड में कलर पिगमेंट्स होते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, जो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। तो ये अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट्स की मौजूदगी के कारण क्लोरोप्लास्ट हरे रंग में दिखता है और ये पत्तियों को भी हरा रंग देते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में था। अगले 2 प्रकारों के बारे में क्या? खैर, क्रोमोप्लास्ट्स हेट्रोजीनियस ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये हर सेल में एक जैसे नहीं होते हैं। इनमें अलग अलग रंग के पिगमेंट्स होते हैं जो फूलों और फलों को आकर्षक रंग देते हैं। अब आखिरी प्रकार ल्यूकोप्लास्ट है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ल्यूको का मतलब है सफेद, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब अगर ये कलरलेस होते हैं तो उनको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? खैर, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है स्टोरेज करना। उन्हें बड़ी मात्रा में स्टार्च, अदर शुगर्स, प्रोटीन और लिपिड्स के स्टोरेज के लिए जाना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं? रूट्स, बल्ब्स और अन्य स्टोरेज ऑर्गन्स के सेल्स में ज्यादा संख्या में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के प्लास्टिड्स के बारे में था। प्लास्टिड्स ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। वो एनिमल सेल्स का हिस्सा नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच कई ऐसे अंतर हैं? चलिए उनके बारे में हमारे अगले वीडियो में सीखेंगे। यहाँ आपकी स्क्रीन पर 2 सेल्स हैं। एक नजर देखकर क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है? घबराइए नहीं, ये इतना भी मुश्किल नहीं। प्लांट और एनिमल सेल्स को केवल देखकर उनके बीच का अंतर बता सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स का होना या नहीं होना ही काफी है उनमें डिफरेंसेस को समझने के लिए। चलिए हम एक एक करके डिफरेंसेस को समझें। अगर हम सेल के बाहर से उसके इनर कोर तक ट्रैवल करें तो पहला अंतर जो हमें दिखता है वो सेल वॉल है। प्लांट सेल्स में एक प्रॉपर और वेल डिफाइंड सेल वॉल होती है।
दूसरी तरफ एनिमल सेल्स में किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं होती है। उनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, जो प्लांट सेल्स का भी एक हिस्सा होता है। सेल वॉल के वजह से प्लांट सेल एक सही आकार प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर एनिमल सेल का एक सही आकार नहीं होता है, क्योंकि उनमें सेल वॉल की कमी होती है। अगला अंतर है वो है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का होना। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये प्लांट सेल का ही ऑर्गेनेल है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। क्या अब आप तीसरे अंतर के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? ये सही है, वैक्यूल्स का होना। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में वैक्यूल्स होते हैं। हालांकि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स बड़े होते हैं जो सेंटर में होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में कई छोटे आकार के वैक्यूल्स होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल सेल में ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर सकता है और दूसरे ऑर्गेनल्स को बॉर्डर की ओर धकेलता है। एनिमल सेल्स का मामला थोड़ा अलग होता है। यहाँ वैक्यूल्स आकार में बहुत छोटे हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। इनके अलावा इन दो सेल्स में और बहुत अंतर होते हैं, लेकिन हम अपने हायर ग्रेड्स में उन पर एक नजर डालेंगे। अभी के लिए आप मुझे बताइए, क्या सेल्स का क्लासिफिकेशन बस इन्हीं बेसिस पर होता है? क्या वहाँ बस दो तरह के सेल्स हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स? कुछ देर के लिए सोचिए। इसका जवाब ना है। ये बस प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच का अंतर था। ये वो तरीका नहीं जिससे सेल्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो हम सेल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? सेल्स दो मेजर टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। ये हैं दो टाइप्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल है। चलिए दोनों के बीच के अंतर को समझें। यहाँ प्रोकैरियोटिक नाम हमें इसके स्ट्रक्चर को जानने में मदद करता है। शब्द प्रो प्राचीन इंडिकेट करता है। शब्द कार्योन एक कर्नल को रेफर करता है, जो कि इस केस में न्यूक्लियस है। तो क्या इन सेल्स में एक प्राचीन प्रकार का न्यूक्लियस होता है? खैर, इन सेल्स में वास्तव में एक अच्छी तरह से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या आप साइटोप्लाज्म में धागे जैसे स्ट्रक्चर को बिखरे हुए देख सकते हैं? ये कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लियोइड नामक जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियोइड हमारे सेल्स में न्यूक्लियस के समान होता है। इसमें डीएनए आरएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं और इसमें सेल की जेनेटिक जानकारी होती है। अंतर केवल इतना है कि न्यूक्लियोइड का एक कॉम्पैक्ट आकार नहीं होता है और ना ही उसका प्रॉपर मेम्ब्रेन होता है। अगला स्पष्ट अंतर ये है कि ऑर्गेनेल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल में अलग अलग ऑर्गेनेल्स के लिए अच्छी तरह से डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होता है। दूसरी ओर यूकैरियोटिक सेल, जिसका मतलब है कि एक ट्रू न्यूक्लियस के साथ सेल, उसमें न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स के लिए वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स होते हैं। कई अन्य विशेषताएं हैं, लेकिन हम अभी उनके डिटेल में नहीं जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या ये एनिमल सेल की तरह नहीं दिखता? जी हाँ, दिखता है, क्योंकि ये एक एनिमल सेल है। तो क्या यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल एक एनिमल सेल है? जी हाँ, दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के कैटेगरी में इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक टाइप में कौन से सेल्स होंगे? लोअर ऑर्गेनिज्म के सेल्स, जैसे कि बहुत से बैक्टीरिया, उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं।